this new chapter measurement of central tendency, जिसमें हम arithmetic mean पढ़ रहे हैं, right? इसके आगे के चैप्टर में हमको मीन एंड मीडियन भी पढ़ना है, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया और आगे के सारे चैप्टर न्यूमेरिकल ही हैं, मेनली न्यूमेरिकल, जिसमें थ्योरी बहुत कम है, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा है. अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले हमने पढ़ा कलेक्शन ऑफ डेटा, राइट, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन के बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, and now we will be starting with analysis, right? जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट एनालिसिस में सबसे इम्पोर्टेंट हमारे सिलेबस में है अरिथमेटिक. So before starting the chapter, let us understand the importance of this central tendency with a small story. Assume करो ये तीन टीचर्स हैं, डॉक्टर अस्थाना, डॉक्टर ब्रिगंजा एंड डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे. तीनों स्टैटिस्टिक पढ़ाते हैं to say class 11 in same school to different section. Each section is having same number of students, say 50 student. एक टेस्ट हुआ 100 मार्क्स का और स्टूडेंट्स को ये कुछ मार्क्स मिले, राइट? मार्क्स को हमने कलेक्ट किया, रॉ डेटा को प्रेजेंट किया टेबल के फॉर्म में. अगर इस टेबल को मैं स्टडी करके ये समझना चाहूँ कि विच क्लास इज बेस्ट, विच क्लास इज सेकेंड और विच क्लास इज थर्ड, इट बिकम्स वेरी मच डिफिकल्ट, राइट? लेकिन अगर मैं एवरेज निकाल लूँ, तो अगर मैं बोलूँ कि ये पहले क्लास का एवरेज है 61, दूसरे क्लास का एवरेज है 59 और तीसरे क्लास का एवरेज है 63 अप्रोक्सीमेटली. सो बाय लुकिंग एट दिस एवरेज आई कैन से दिस क्लास इज द बेस्ट, सो आई कैन रैंक इट एज फर्स्ट, दिस कैन बी रैंक्ड एज सेकेंड, this can be ranked as third on the basis of the average. So ये average मतलब क्या हो गया? This average is nothing but the central tendency. Central tendency is nothing but the average. Central tendency, average निकालने के अलग अलग मेथड है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है अरिथमेटिक मीन, जो इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ें. बट अरिथमेटिक मीन पढ़ने से पहले अगेन लेट अस हैव इंट्रोडक्शन अबाउट द सेंट्रल टेंडेंसी. तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? इट इज डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू अंडरस्टैंड और रिमेंबर अ लार्ज ग्रुप ऑफ रॉ डेटा. रॉ डेटा तो छोड़ो, अगर ये डेटा विच इज अरेंज, दिस डेटा विच इज अरेंज इन द टेबल इज नॉट सो इजी. पर अगर मैं वही ये डेटा को क्या दे दूं कि भाई हाँ किसी स्टूडेंट को मिला 30, किसी स्टूडेंट को मिला 45, किसी को मिला 83, किसी को मिला 70, 47 एंड सो ऑन. ऐसे अगर मैं 50 स्टूडेंट के रॉ डेटा अगर मैं क्या कर दूं, प्रेजेंट कर दूं, और मैं आपको बोलूं कि विच क्लास इज बेस्ट, you cannot find out any conclusion, right? So it will be very difficult if a large group of raw data is there to find out any conclusion. So it is necessary that one would like to know the critical value which represent all the item, a critical value which represent all the item of the series, and that critical value is nothing but the central tendency, or central tendency may also be called as average value. So basically arithmetic mean is one type of average, is one type of central tendency which will represent the entire data, one number which will represent the entire data, right? So thus measure of central tendency refers to all those methods of statistical analysis by which average of statistical series are worked out, right? All those methods, जिस methods में क्या क्या है? arithmetic mean है, मीडियन है, मोड है, जो हमारे सिलेबस में है, राइट? अरिथमेटिक मीन इस चैप्टर में करेंगे, मीन, मीडियन एंड मोड हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे. ओके, सो अगेन बिफोर स्टार्टिंग अरिथमेटिक मीन, लेट अस अंडरस्टैंड सम मोर थ्योरेटिकल टॉपिक्स लाइक पर्पस और फंक्शन ऑफ एवरेज. ये सेंट्रल टेंडेंसी, अरिथमेटिक मीन, ये मीडियन, ये मोड का क्या पर्पस है? व्हाट इज द पर्पस? First thing is, it is a brief description. No doubt, it is not a detailed description, but it is a brief discussion. The main purpose of any average, चाहे वो arithmetic mean हो, median हो या mode हो,
is to present a brief description of the principal feature of the raw data. ठीक है, रॉ डेटा को देख करके हमको बहुत ज़्यादा उससे कुछ इंटरप्रिटेशन या कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी. रॉ डेटा को हम एक बार अरेंज कर देते तो ठीक है, वी गेट अ good amount of knowledge, good amount of understanding of the data, but much more better understanding will be given by the average because it will give a brief description to the raw data. So as a result, data are easily understood. डेटा की प्रिंसिपल फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक हम ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. लाइक अगर मैं सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर क्लास का से स्टैटिस्टिक का मार्क्स का रॉ डेटा आपके पास दे दूं, वो आपके यूजफुल नहीं होगा. लेकिन अगर समझो मैं बोलता हूँ कि भाई ये क्लास है और ये क्लास का एवरेज आया 34 आउट ऑफ 100, तो इससे आपको क्या इंटरप्रिटेशन होता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर टॉपिक में टेस्ट हुआ था इस पर्टिकुलर क्लास को अच्छे से समझ में नहीं आया क्योंकि 100 में से 34 इज वेरी 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 लो. तो आप क्या करोगे, 3-4 और क्लास रख दोगे कि हाँ भाई चलो क्या डाउट्स हैं, रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसे एक बार समझा देते हैं. हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्लो लर्नर्स हैं, उनको कुछ और एक्स्ट्रा दे देते हैं, कुछ और नए तरीके से कुछ और प्रैक्टिस करा देते हैं, सो दैट ये एवरेज जो है 34 से एटलीस्ट 60 तक तो पहुंचे, विच इज समथिंग अबव एवरेज, राइट. सो in this way we can get a brief description not from the marks but from the average, right. Okay, then second is comparison. यहाँ पे मुझे अगर दो क्लास को कंपेयर करना है, मार्क्स से कंपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट एवरेज से मैं बहुत आसानी से क्या कर सकता हूँ, कंपेयर कर सकता हूँ, राइट. सो कंपैरिजन बिकम्स इजियर विथ averages, right. Average help in making comparison of different sets of data. You can compare two different sets of data, which you can compare two graph. Even within data, you can compare two different classes, right? So, for example, comparison of per capita income. इंडिया का पर कैपिटा इनकम यूएसए के पर कैपिटा के इनकम से हम कंपेयर करके हमको ये समझ में आ सकता है कि हाँ इंडिया का पर कैपिटा इनकम बहुत लो है, मतलब इंडिया इज अ पुअर कंट्री, राइट. तो उसे इम्प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी कैन मेक सब सच नेसेसरी स्टेप टू इंक्रीज द पर कैपिटा इनकम. नेक्स्ट टॉपिक यही है, देखो नेक्स्ट फंक्शन या नेक्स्ट पर्पस इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी. सेम थिंग, अगर हमको ये पता चलता है कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम 1/10 है यूएसए, सो एवरेज, कैसे पता चला, तो फ्रॉम एवरेज पता चला. तो फिर क्या करेगा गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर्मुलेट करेगा, ऐसे प्लानिंग करेगा, ऐसा पॉलिसीज फॉर्मुलेट करेगा कि पर कैपिटा इनकम बढ़े, राइट. सो एवरेज हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी. फॉर एग्जांपल इन इंडिया द पर कैपिटा इनकम 92,560 पर एनम, एक साल का एक आदमी का पर कैपिटा इनकम है, विच इज वेरी लेस एज कंपेयर टू एवरेज ऑफ वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का एवरेज. तो अगर मुझे वर्ल्ड के एवरेज तक लाना है तो कुछ ना कुछ तो पॉलिसी ऐसी बनानी पड़ेगी. सो अकॉर्डिंगली इट बिकम क्लियर फॉर गवर्नमेंट टू फोकस ऑन सच इकोनॉमिक पॉलिसी विच विल हेल्प टू इंक्रीज द पर कैपिटा, राइट. तो जैसे अगर मुझे पता चलता है कि मेरे क्लास के बच्चों का एवरेज 34 है, विच इज वेरी 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 लो, तो उसे इम्प्रूव करने के लिए मैं ऐसी पॉलिसीज बनाऊंगा, मतलब मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा, मैं कुछ रेमेडियल्स रखूंगा, मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा उनको, सो दैट इनका एवरेज इंप्रूव हो. दिस हेल्प्स इन मेकिंग द पॉलिसीज, राइट. देन नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. सी एवरेज इटसेल्फ इज एन एनालिसिस, लेकिन सिर्फ ये लास्ट एनालिसिस नहीं है, इसके आगे भी बहुत सारे एनालिसिस होते हैं, मतलब एवरेज को भी आगे एनालिसिस में यूज लाया जाता है, राइट. Average constitute the basis of statistical analysis. For example, if one knows the average marks secured by the student of a class in the different subject, one can easily analyze the subject in which students are weak. है ना, अगर किसी एक ही स्टूडेंट के 10 टेस्ट के अलग अलग सब्जेक्ट में मैं मार्क्स का एवरेज निकालूं, तो उस एवरेज से मुझे ये समझ में आएगा किस में उसका सबसे कम है, किस में वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, किस में वो सबसे ज़्यादा वीक है, किस में सबसे ज़्यादा है, उसमें वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है. And accordingly we can plan, a student can plan, a teacher can plan, right. तो आगे के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एवरेज. वन वैल्यू फॉर ऑल. सो एवरेज का तो मेन पर्पस ही वही है ना, ब्रीफली डिस्क्राइब
the entire series by one single value, right? So average represent the universe. Universe मतलब entire group or the mass of statistical data. One value represent all the values of the series, right? So one value which is represented by arithmetic mean, it is a representative of the entire group. So accordingly, conclusion can be drawn in respect of the universe with that one particular value, right? So this is the main purpose or functions of average. Now next topic, essential of a good average. एक अच्छे एवरेज में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, राइट? सबसे पहला क्लियर एंड स्टेबल डेफिनेशन. डेफिनेशन शुड बी क्लियर, देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन एंड इट शुड बी स्टेबल. स्टेबल मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं हो जाए, क्वेश्चन के साथ चेंज नहीं हो जाए, राइट? शुड बी स्टेबल. डेफिनेशन शुड बी स्टेबल. एक तो क्लियर होना चाहिए और दूसरा स्टेबल होना चाहिए. देन रिप्रेजेंटेटिव. एन एवरेज वैल्यू शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर मास. मतलब पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करना चाहिए, कि ग्रुप के किसी एक दो डेटा को नहीं, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करना चाहिए. इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, नॉट फ्यू but the all observation in that entire group or entire series. सिंप्लिसिटी होना चाहिए. मतलब अगर मेरा एवरेज ऐसा है कि मुझे कैलकुलेट करने में बहुत कॉम्प्लेक्स है, कैलकुलेट करने में बहुत डिफिकल्टी जा रही है, तो मजा नहीं आएगा ना. सिंप्लिसिटी होनी चाहिए. द सिंप्लिसिटी इज अनदर एसेंशियल फीचर ऑफ गुड एवरेज. इट शुड बी सो सिंपल दैट इट कैन बी वर्कड आउट, राइट? मतलब कैलकुलेशन आसान हो, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ ना. Then certainty. A good average must be certain in character. Fixed certainty. Only then an average value can be used as the basis of statistical analysis, right? It should be certain, it should be fixed. Next is absolute number. Average should be in absolute number, right? हेलो, जैसे कि यहाँ पे एवरेज निकाला तो ये एवरेज मार्क्स है ना, इट इज एब्सोल्यूट नंबर. 61 इज एन एब्सोल्यूट नंबर, 59 इज एन एब्सोल्यूट नंबर, 63 इज एन एब्सोल्यूट नंबर, जो इस ग्रुप को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. ना कि कंपैरेटिव है, ये रिलेटिव नहीं है, मतलब परसेंटेज या रेशियो के फॉर्म में नहीं है, ये एब्सोल्यूट नंबर के फॉर्म में, राइट? अ गुड एवरेज शुड बी एन एब्सोल्यूट नंबर. अ परसेंटेज और रिलेटिव वैल्यू डज नॉट सर्व अ गुड एवरेज. परसेंटेज और रिलेटिव वैल्यू का अपने जगह पे अलग यूज होगा, लेकिन एवरेज के लिए क्या है, एब्सोल्यूट नंबर होना चाहिए. अगर एब्सोल्यूट नंबर होगा तो बेटर होगा, ना कि परसेंटेज और रिलेटिव में, राइट? देन नेक्स्ट, लीस्ट इफेक्ट ऑफ चेंज इन सैंपल. लीस्ट इफेक्ट ऑफ चेंज इन सैंपल मतलब अगर सैंपल में चेंज हुआ तो एवरेज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए. थोड़ा बहुत इफेक्ट तो डेफिनेटली पड़ता है, बहुत ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, राइट? एवरेज ऑफ अ सीरीज शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय चेंज इन द सैंपल ऑन विच द एवरेज इज बेस्ड, राइट? तो जिस सैंपल के ऊपर एवरेज बेस है, अगर सैंपल में थोड़ा बहुत चेंजेस किया जाए तो फिर एवरेज के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए. देन लास्ट इज एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, राइट? एवरेज निकाल लिया, अब एवरेज का भी फर्दर एनालिसिस होना है, तो वो फर्दर एनालिसिस के लिए सुटेबल होना चाहिए, राइट? अ गुड एवरेज शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल एनालिसिस. जैसे कि हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं एरिथमेटिक मीन, फिर हम डिस्कस करेंगे मीडियन, फिर हम डिस्कस करेंगे मोड, फिर इसी एरिथमेटिक मीन मीडियन से एक और चैप्टर हम आगे डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसमें यही अरिथमेटिक मीन मीडियन मोड का काम आएगा. और एक चैप्टर हमको डिस्कस करना है विच इज कोरिलेशन. ये कोरिलेशन भी इसी के ऊपर बेस्ड है, अरिथमेटिक मीन के ऊपर बेस्ड. मतलब हमारा अरिथमेटिक मीन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए काम में आ जाएगा, हमारा अरिथमेटिक मीन कोरिलेशन में काम आ जाएगा. कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट, दिस इज फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट. सो एवरेज शुड बी such that it should be capable of further mathematical or algebraic treatment. मतलब फर्दर एनालिसिस में भी अगर हमें कोई फॉर्मूले में इसी एवरेज को यूज करना हो तो वो. ओके, चलो नाउ लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन. अच्छा, हम अब स्टार्ट करेंगे क्या, एरिथमेटिक मीन. बट एरिथमेटिक मीन स्टार्ट करने से पहले हमारे जो डेटा है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं इन टेबुलर फॉर्म, एंड दिस टेबुलर फॉर्म में भी
इन 3 कैटेगरी। एक तो होता है अनग्रुप्ड, जिसको हम इंडिविजुअल सीरीज भी बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा होता है ग्रुप्ड, ग्रुप में होता है डिस्क्रीट, और फिर होता है कंटिन्यूस। तो हम अरिथमेटिक मीन पहले अनग्रुप मतलब इंडिविजुअल सीरीज के लिए देखेंगे, फिर डिस्क्रीट सीरीज के लिए देखेंगे, और फिर कंटिन्यूस सीरीज के लिए देखेंगे, एक के बाद एक, स्टार्टिंग फर्स्ट विद अनग्रुप और इंडिविजुअल सीरीज, राइट। अनग्रुप डेटा, and this ungrouped data is also called individual series. So ungrouped data मतलब इसका ग्रुपिंग नहीं किया, क्या किया हमने, सारे डेटा को किसी ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, या फिर रोल नंबर वाइज, अल्फाबेटिकल वाइज, समथिंग हमने क्या कर दिया, डेटा को अरेंज कर दिया, राइट। अब उसको हमको क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन। क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन। अब ये अरिथमेटिक मीन निकालने के भी 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, assumed mean method and step deviation। बहुत सिंपल सिंपल से 3 मेथड है, स्टार्टिंग विद डायरेक्ट मेथड। सो डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, इन डायरेक्ट मेथड बहुत सिंपल है, सम ऑफ ऑल आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम। सम ऑफ ऑल आइटम इज रिप्रेजेंट लाइक दिस, सम एक्स। सो एक्स, सपोज एक्स इज द डेटा, मतलब एक्स रिप्रेजेंट द डेटा, तो एक्स का सम मतलब सम ऑफ ऑल डेटा, तो x represent item, sum of all item मतलब sum of all values of x. This is the symbol for summation, right? This symbol is for sum. तो sum of all data upon n, n is number of item. इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। पॉकेट अलाउंसेस ऑफ 10 स्टूडेंट, दिस इज गिवन इन रुपीज, राइट। So say 55, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, यहाँ पे एक डेटा मिसिंग है, 55 इज ऑल्सो देयर, 55 एंड 60, ठीक है। So ये 10 स्टूडेंट का समझो पॉकेट अलाउंस है, डेली पॉकेट अलाउंस 15 रुपीज या 20 रुपीज या 30 रुपीज मिलता है। एवरेज निकालना है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू सम एक्स अपॉन एन। सम एक्स मतलब क्या, ये एक्स की अलग अलग वैल्यूज है, इन सबका सम कर दो, है ना। इन सबका सम करना है मतलब सिंपल है ना, क्या करना है, पहला नंबर क्या है 15, प्लस दूसरा नंबर क्या है 20, प्लस तीसरा नंबर क्या है 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55, 65 एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम। नंबर ऑफ आइटम काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो डिवाइडेड बाय 10। चलो इन सब का टोटल करते हैं, 5 एंड 2 7 12 20 30 0 3 कैरी 4 5 6 9 10 11 12 13 14 18 28 34, ये हो जाएगा 340। तो टोटल हो गया 340 डिवाइडेड बाय 10, सो 34। सो एवरेज या अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ₹34। रिमेंबर, जो x का से अगर मैं पॉकेट मनी बोलता हूँ रुपीज में, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसका भी सेम यूनिट होगा रुपीज। सिंपल फॉर्मूला, राइट। डायरेक्ट मेथड, सम ऑफ ऑल आइटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला या नेक्स्ट मेथड इज एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या फॉर्मूला है, एज्यूम्ड मीन में हमको क्या करना है, हमको एक मीन एज्यूम करना है, उसी को हम डिनोट करते हैं ए से, दैट इज एज्यूम्ड मीन। मतलब एज्यूम करो, अगर अंदाजा लगाओ। चलो इसको भी अगेन एग्जांपल से, सेम क्वेश्चन, सेम वही पॉकेट अलाउंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज गिवन, यू हैव टू फाइंड आउट अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक। तो अगर मैं ये डेटा बोलता हूं, ये डेटा है आपके सामने और आपको एज्यूम करना है, जस्ट ऐसे एज्यूम करना है, तो क्या हो सकता है मीन, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेटली क्या हो सकता है। तो एज्यूम करने का बहुत सिंपल तरीका क्या है, सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इज 15 और सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है 65। 15 और 65 के
सेंटर में कोई एक नंबर ले लो, जैसे कि 30 ले लो, 35 ले लो, 40 ले लो, बट इट विल बी मच बेटर कि वो नंबर इसमें प्रेजेंट हो, राइट? सो यू कैन टेक 30, यू कैन टेक 40, यू कैन टेक 30, यू कैन टेक 40. सो आई एम टेकिंग 30. आप 30 लो चाहे 40 लो, आंसर सेम आएगा. ठीक, तो हमने क्या एज्यूम कर लिया? लेट एज्यूम्ड मीन a इज इक्वल टू 30. इसके बाद आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड d. और d क्या है? x माइनस ए. d इज डेविएशन from a, deviation of x from a. So what is d? d is simply x minus a. x minus a करो. 15 minus 30 minus 15 हो जाएगा. 20 minus 30 minus 10 हो जाएगा. 30 minus 30 is 0. 22 minus 30 is minus 8. 25 minus 30 is minus. This is equal to minus 12. This will be 10, 20, 25 and 30. अब हमारा फॉर्मूला क्या है? देखो, दिस इज द फॉर्मूला. बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है. अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? सम एक्स अपॉन एन. अब यहां पे सम एक्स की जगह सम डी आ जाएगा. एक्स नाउ गेट कन्वर्टेड इनटू डी. ठीक है. सो अब एक्स बार का फॉर्मूला क्या है? सम एक्स नहीं है, यहां पे क्या आ गया? सम डी. एक्स की जगह डी आ गया, डिवाइड बाय वही एन, और इसमें हम ए प्लस कर देंगे. बहुत सिंपल है. देखो, पहले यहां पे हमने d निकालने के लिए x माइनस किया, सॉरी a माइनस किया, और x बार में हम क्या कर रहे हैं? वापस a को प्लस कर दे रहे हैं, राइट? तो इससे क्या हो जाएगा? हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा. सम d निकालना है, मतलब d का कॉलम बनाओ और उसका सम निकालो. बहुत सिंपल है. मुझे क्या निकालना है? सम d निकालना है, तो d के कॉलम का सम. देखो, d का कॉलम तो मैंने पहले ही बना लिया, अब इसका सम कर लो. अब यहाँ पे कुछ वैल्यू पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, तो क्या करो? पहले पॉजिटिव का टोटल करो, फिर नेगेटिव का टोटल करो. देखो, पॉजिटिव में है 10, 20, ये हो गया 30, ये हो गया 30, 55, 85. पॉजिटिव का हो गया 85, और नेगेटिव वाले सारे नंबर ये 15 और 15 और 10, 25, 25 और 8 और 12 हो गया 20, 30, 50, 60. राइट? तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो. 85 और 50, 85 और 60 को अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं तो जस्ट अ मिनट, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है. पॉजिटिव में दिस विल बी 35, नॉट 30. दिस विल बी 35. ओके, तो ये हो गया 20, 30, 30, और ये हो गया 60, 90. पॉजिटिव में 90 हो जाएगा, एंड नेगेटिव में 15, 25, 25 और 5, 30, 30 और ये 20, 50. ये 50. पॉजिटिव में प्लस 90 और नेगेटिव में माइनस 50. अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालता हूं तो 40 आएगा, और बड़ा नंबर 90 है तो 90 का प्लस है तो प्लस आएगा. ठीक, पॉजिटिव वालों का टोटल 90 है, नेगेटिव वालों का टोटल 50 है. दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 40 आएगा, और विच एवर इज ग्रेटर उसका साइन आएगा. तो सम डी इज इक्वल टू प्लस 40, लेकिन प्लस है तो मुझे प्लस लिखने की जरूरत, मैं सिर्फ 40 लिखूंगा तो भी चलेगा. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. यहाँ पे सिंपल है. एक्स बार इज इक्वल टू ए विच इज 30 प्लस समेशन डी विच इज 40 डिवाइडेड बाय एन 10. अब इसको डिवाइड कर लो पहले, अब बाद में ऐड करना. पहले डिवाइड करो फिर ऐड करना, ऑलवेज. तो मैं डिवाइड करता हूं, क्या आएगा आंसर? ये तो बहुत सिंपल है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा. 4 इज द आंसर. एक्स बार इज इक्वल टू 30 प्लस 4, मतलब एक्स बार इज इक्वल टू 34. Arithmetic mean is equal to rupees 34. Right? So this is how we have to do. Right? याद रखो, फॉर्मूला बहुत सिंपल है. फॉर्मूला क्या है? a प्लस सम d बाई एन. तो मुझे a मतलब एज्यूम में मुझे कोई भी एक नंबर एज्यूम करना, मैं कोई भी नंबर एज्यूम करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट द बेस्ट नंबर इज
जो सबसे स्मॉलेस्ट है और जो सबसे लार्जेस्ट है उसके बीच का कोई एक नंबर, और ऐसा लो जो सीरीज में हो। तो 15 से 65 अगर मैं अप्रोक्सीमेटली भी सोचूं तो 30 40 30 35 40 ये है, तो मैं 30 भी ले सकता हूँ, 40 भी ले सकता हूँ। जब भी दो नंबर में ये लूँ कि वो लूँ तो हमेशा छोटा वाला लेना ज़्यादा बेटर है, बाकी कोई भी लो आंसर सेम ही आएगा। ठीक, तो ये तो मैंने ले लिया ए। फिर डी, मुझे डी का कॉलम, देखो समेशन डी बनाना है तो सम डी का कॉलम बनाना पड़ेगा। डी क्या है, बहुत सिंपल, एक्स माइनस है। इन एक्स में से सब में से 30 माइनस कर दो, बहुत सिंपल है, सब में से 30 माइनस कर दो, सब में से 30 माइनस कर दो, क्या आंसर आएगा, ये हो गया आपका डी। एक बार डी का कॉलम बन गया, डी के कॉलम का टोटल कर लो, वो आ गया सम डी, राइट। तो इसके बाद सम डी को सम डी की जगह, ए को ए की जगह, एन तो काउंट कर लो कितना है, फिर इसको सॉल्व करो, फाइनल आंसर। सॉल्व करने में हमेशा याद रखना पहले इसको डिवाइड करना, जो आंसर आएगा फिर इसमें ऐड करना हमेशा। ठीक, चलो नेक्स्ट, ये हो गया हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। नेक्स्ट इज स्टेप डेविएशन मेथड। देखो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, एज्यूम्ड मीन में एक छोटा सा डिफरेंस और एक नया फॉर्मूला आ जाएगा। एज्यूम्ड मीन में हमने क्या पढ़ा, ए प्लस सम डी अपॉन एन। अब यहां पे डी की जगह डी डैश है, और यहां एक छोटा डिफरेंस क्या है, मल्टीप्लाई कर दो सी से, एक नया चीज आ गया सी। ठीक, अब क्या है सी, ए और डी डैश क्या है, मैं पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, उसी में बताता हूं, देन वी विल डिस्कस दिस, राइट। चलो एक क्वेश्चन, स्टेप डेविएशन मेथड, दिस मेथड इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड, राइट। सी स्टेप डेविएशन मेथड, सबसे पहला काम तो वही करना है, डी निकालना है। हम एज्यूम्ड एक मीन एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए इक्वल टू, अगेन अगर मुझे यहां पे ए निकालना है, सबसे छोटा नंबर है 10,000 और सबसे बड़ा है 1 लाख। तो 10,000 और 1 लाख के बीच में तो क्या आएगा, 50,000 60,000, राइट। तो हमेशा याद रखो वो नंबर लो जो इसमें है, दैट इज बेटर। तो 50,000 मैं ले लेता हूं, आप 60,000 लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सपोज आई एम टेकिंग 50,000 एज ए, A is 50,000. So what will be D? D will be simply equal to x minus A. अभी जो हमने किया, तो 50,000 minus 50,000 is 0. 60,000 minus 50,000 is 10,000. 40,000 minus 50,000 minus 10,000 हो जाएगा. 70 minus 50 हो जाएगा plus 20,000. 80 minus 50 हो जाएगा 30,000. 20 minus 50 हो जाएगा minus 30,000. Then 10 minus 50 हो जाएगा minus 40,000. Then minus 20,000 plus 40,000 and plus 50,000. मैं वापस फॉर्मूला लिख लेता हूं यहां पे, एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, तो a प्लस समेशन डी डैश अपॉन एन इंटू सी। ये डी नहीं है, डी डैश है, तो डी से ही डी डैश आएगा, बहुत सिंपल है। देखो ये डी की सारी वैल्यूज को देखो, ये किसी नंबर से डिविजिबल है क्या, डेफिनेटली सारे नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है। तो व्हाट इज दैट हाईएस्ट नंबर, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऑल दिस नंबर्स आर डिविजिबल बाय वन हाईएस्ट नंबर विच इज 10,000। यही है सी। सी क्या है, 10,000। सी क्या है, 10,000। अब आप क्या करो, इन सबको 10,000 से डिवाइड कर दो, तो डी डैश आ गया। सो व्हाट इज डी डैश, डी डैश इज वेरी सिंपल, डी डिवाइडेड बाय सी। 0 डिवाइडेड बाय 10,000 इज 0, 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इज 1, ये हो जाएगा -1 2 3 -3 -4 -2 4 एंड 5। ये हो गया हमारा डी डैश। अब हमको इसका सम करना है, सम करने का वही मेथड, पहले पॉजिटिव वाले को ऐड कर लेते हैं, ये 1 देन 2 3 3 6 6 एंड 4 10 10 एंड 5 15। तो प्लस में तो आ गया 15, ये प्लस में आ गया। अब माइनस में ये 1 और 3 4 एंड 4 8 8 एंड 2 10, माइनस में 10 है। दोनों 5 और 10 का डिफरेंस 5 आएगा और प्लस 5 आएगा, बिकॉज बिगर नंबर इज 15। 15 का साइन प्लस है तो इसका साइन भी प्लस आएगा, राइट। तो इन सब का टोटल हो गया +5 मतलब 5। ठीक, तो हमारा ए का वैल्यू है
50,000, सी का वैल्यू है 10,000, सम डी डैश हमने निकाल लिया और एन तो 10 है, बस अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। एक्स बार इज इक्वल टू ए 50,000 प्लस सम डी विच इज 5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू सी विच इज 10,000। अभी इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले इसको पूरा सॉल्व कर लो, जितना सिंप्लीफाई होता है इस पार्ट को सिंप्लीफाई कर लो, फिर 50,000 में ऐड कर देना। ठीक है, तो देखो यहां तो सॉल्व करना बहुत सिंपल है, ये 0 0 कैंसिल ही हो गया सीधा, डिनोमिनेटर में 1 बचा, 1 का कोई मतलब नहीं है, तो 5 इंटू 1000 इज 5000, मतलब एक्स बार इज इक्वल टू 50,000 प्लस इन सबको सॉल्व करके क्या आ गया 5,000। अब इसमें ऐड या सब्सट्रैक्ट जो भी है कर दो, तो एक्स बार इज इक्वल टू 50,000 प्लस 5,000 विच इज 55,000। राइट, वेरी सिंपल। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत कुछ याद हो जाएगा। राइट, इस फॉर्मूले में जो हमने एज्यूम्ड मीन में किया और जो स्टेप डेविएशन में किया, बहुत छोटा सा फर्क है। यहाँ पे डी था और वहां डी डैश आ गया, उसके साथ सी आ गया, तो पहले तो डी ही निकालेंगे, फिर डी से डी डैश कैसे निकालेंगे, वॉट एवर इज डी डिवाइडेड बाय सी। सी क्या है, ये डी का वैल्यू किसी एक नंबर से डिविजिबल है, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर से डिविजिबल है। तो इससे क्या हुआ, ये 10,000 10,000 20,000 की जगह 1 -1 छोटा वैल्यूज आ गया, छोटा वैल्यूज आ गया, कैलकुलेशन इजी हो गया, सिंप्लिसिटी जो हमने पढ़ा था दैट बिकेम सिंपल। राइट, सो एक्स बार इज 55,000। क्या है ये, अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा, मंथली एक्सपेंडिचर यहां दिया नहीं है, लेकिन अगर सपोज रुपीज में दिया होता तो मैं लास्ट में आंसर लिखता अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू रुपीज 55,000। नहीं दिया है तो एज इट इज ऐसे ही छोड़ दो। ठीक, अगर क्वेश्चन में दिया है कि भाई हाँ ये रुपीज में है, केजी में, तो फाइनल आंसर में भी यूनिट जरूर डालना है, अदरवाइज यूनिट का मार्क्स खत्म कटेगा। राइट, ये हो गया हमारा अनग्रुप डेटा, this question and this 2 question and this 3